नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशन के ऊपर दिए गए लेटेस्ट जजमेंट की। रजत यादव वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट। इस जजमेंट में कहा गया था कि जनरल कैटेगरी इज ओपन टू ऑल एंड इज नॉट रिजर्व्ड ओनली फॉर द जनरल कैंडिडेट। जो जनरल कैटेगरी है वो सबके लिए खुली है और ये सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए रिजर्व नहीं है। ये इस जजमेंट में कहा गया था। ये जजमेंट जब आया तो आपने न्यूज़पेपर के अंदर हेडलाइन भी देखी थी कि अब प्रारंभिक परीक्षा के बाद भी सभी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य वर्ग में जा पाएंगे। ये न्यूज़पेपर के अंदर हेडलाइन थी। तो आज हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा था, क्या वो सही था या आधा सच था, जो हमें सही से पता नहीं है। इसके जजमेंट के अंदर इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट की बात की गई, आर्टिकल 14 एंड 16 का जिक्र हुआ। पहले हाई कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें प्री का जो रिजल्ट आया था उसको रद्द कर दिया था। ये कहा था कि आप प्री की जो लिस्ट है वो दोबारा से बनाइए, टॉपर सारे जनरल में चले जाएंगे, बाकी अपनी कैटेगरी में रहेंगे। आपने जो कैटेगरी वाइज लिस्ट बनाई थी वो गलत थी, प्री का रिजल्ट दोबारा से बना था। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तब सिलेक्टेड कैंडिडेट ज्वाइन भी कर चुके थे, तो उसके ऊपर क्या कुछ इफेक्ट हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में ये देखेंगे कि क्या ये जजमेंट हरियाणा की भर्तियों को भी इफेक्ट कर सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है परिमिला वर्सेस HPSC वाला, क्या ये उसको भी इफेक्ट कर सकता है, इसका जजमेंट उसके ऊपर क्या फ़र्क डाल सकता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं रोहताश कुमार आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूँ। मेरा टारगेट सिर्फ एक ही है कि आपको इस केस के बारे में पता चल सके। काफ़ी फेमस केस था। मैं किसी भी कैटेगरी को इंटरटेन नहीं करूँगा, सिर्फ इस केस के बारे में हम बात करेंगे। इस जजमेंट के अंदर जो भी लिखा हुआ है एग्जैक्टली हम वही बात करेंगे। तो अब इस केस के ऊपर आते हैं। ये केस जो था CWP 7564/2023 और सिविल अपील जो सुप्रीम कोर्ट में लगी थी वो 14112/2024 रजत यादव वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके जो जस्टिस थे वो दीपांकर दत्ता जी थे। पहले हम एक बार इस मैटर को समझ लेते हैं कि एक्चुअलिटी में मैटर क्या था। जब मैटर समझ में आएगा तभी पता चलेगा। तो मैटर ये था कि 5 अगस्त 2022 को हाई कोर्ट के अंदर 2756 जूनियर जुडिशरी असिस्टेंट क्लर्क ग्रेड 2 की एडवर्टाइजमेंट निकलती है। मतलब राजस्थान के अंदर जो हाई कोर्ट है वो 2756 क्लर्कों की भर्ती निकालता है। इसके अंदर फिर बात आती है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या थी, तो स्कीम ऑफ सिलेक्शन क्या थी। तो इसके अंदर ये था कि पहले आपका 300 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन लेंगे। रिटन एग्ज़ाम लेने के बाद कैटेगरी वाइज 5 गुना जो है वो सेकंड स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे। जो पहला जो रिटन एग्जामिनेशन होना है वो 300 मार्क्स का होगा, 5 गुना कैटेगरी वाइज टाइपिंग टेस्ट के लिए जाएंगे और टाइपिंग टेस्ट जो है वो आपका 100 मार्क्स का होगा। टोटल 400 नंबर से फिर वहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी। ये इनका सिलेक्शन प्रोसेस था। फिर इनका जो रिटन टेस्ट है वो 12 और 19 मार्च 2023 को होता है और 1 मई 2023 को इनका रिजल्ट आता है। और फिर जैसा कि एडवर्टाइजमेंट किया गया था, ये कैटेगरी वाइज 5 गुना सेकंड फेज के लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए बुला लेते हैं। फिर दिक्कत वहाँ पर वही होती है जो हरियाणा की भर्तियों में हो रखी होती है कि रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो जनरल से ऊपर चली जाती है। यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो थी 196 और जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी कट ऑफ 230, 226, 224 इतनी चली जाती है। और रिजर्व कैटेगरी में कौन सी SC की कट ऑफ जनरल से ऊपर गई थी, OBC NCL की, MBC NCL की, EWS, वहाँ पर OBC और इनके जो है ना पार्ट कर रखे हैं। तो पहले हाई कोर्ट में और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलता है। इसमें थ्रू आउट कैंडिडेट ही जीतते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस चलते हैं तो जो एडवोकेट्स हैं उनके एक दूसरे के साथ में आर्गूमेंट होते हैं। जो सरकारी वकील है वो ये कहता है कि कैटेगरी वाइज सही है और उसके पक्ष में कुछ जजमेंट देता है। तो हम जो दोनों एडवोकेट कह रहे हैं हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। उन आर्गूमेंट्स के ऊपर जो जस्टिस है उन्होंने क्या कहा वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम सिर्फ वही देखेंगे। जब भी कोई रिजर्वेशन के अंदर कैटेगरी वाइज का डिस्कशन होता है कभी भी, तो कैटेगरी वाइज के जो पक्ष में जो जजमेंट दिए जाते हैं
वो है छतर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, धर्मवीर थोलिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, हनुमान जाट वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये सारे ऐसे जजमेंट है जो ये कहते हैं कि आप फर्स्ट पेपर से सेकंड पेपर के लिए कैटेगरी वाइज बुलाइए, और इनका जो रेफरेंस है वो गवर्नमेंट वकील देता है, हर बार दिया जाता है कैटेगरी वाइज के लिए। तो इनके ऊपर जस्टिस क्या कहते हैं कि ये जो सारे के सारे जो सिद्धांत है, ये जो सारे के सारे जजमेंट है, इस सिद्धांत पर काम करते हैं जो कहता है कि रिजर्व कैटेगरी को ओपन कैटेगरी में अकोमोडेट कीजिए जब फाइनल मेरिट लिस्ट बन रही हो, स्क्रीनिंग स्टेज पर नहीं। ये जो सारे के सारे जजमेंट है ये बोलते हैं कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तब आप रिजर्व को जनरल के अंदर भेजिए, प्रीलिमिनरी स्टेज पर मत भेजिए। इनका जो कॉमन थ्रेड था वो यही है कि प्रीलिमिनरी स्टेज पर जिसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने में यूज़ नहीं हो रहे हैं, रिजर्व कैटेगरी को ओपन कैटेगरी में भेजना कानून के हिसाब से सही नहीं है। प्रीलिमिनरी एग्जाम के बाद कैटेगरी वाइज ज़रूरी है ताकि सभी कैंडिडेट मेन एग्जामिनेशन में भाग ले सके। ये जो सारे के सारे जजमेंट थे वो दिए गए थे, वो इसी बेस पे दिए गए थे कि आप पहले प्री एग्ज़ाम से मेन एग्ज़ाम के लिए कैटेगरी वाइज भेजिए ताकि मेन एग्जामिनेशन के लिए सभी भाग ले सके, ये कहा जस्टिस ने। फिर यहाँ पर कहते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रीलिमिनरी एग्जाम आर नाइदर पार्ट ऑफ द मेन एग्जामिनेशन नॉर एडिड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द गिविंग अपॉइंटमेंट। यहाँ पर जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के जो मार्क्स है, नाइदर पार्ट ऑफ द मेन एग्जामिनेशन, ना तो वो मेन एग्जामिनेशन के पार्ट है, और नॉर एडिड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ द गिवन अपॉइंटमेंट देने के लिए उनका यूज भी नहीं होना है। तो जो छतर सिंह का जो जजमेंट है जो मेनली कैटेगरी वाइज के लिए दिया जाता है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि नो रीजन टू डिफर फ्रॉम दैट प्रिंसिपल। हम इस प्रिंसिपल से डिफर नहीं है जो छतर सिंह के केस में दिया गया था, कैटेगरी वाइज सही है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नो रीजन टू डिफर फ्रॉम दैट प्रिंसिपल, हाउएवर द फैक्ट ऑफ द प्रेजेंट केस स्टैंड ऑन ए डिस्टिंक्ट फुटिंग। जो प्रेजेंट केस है उसकी जो फुटिंग है, वो जिस फुट पे खड़ा है वो एक डिस्टिंक्ट है, अलग है। हेयर रिटन टेस्ट नॉट ए मेयरली प्रीलिमिनरी या स्क्रीनिंग टेस्ट बट कैरिंग 300 मार्क्स आउट ऑफ ए टोटल 400 मार्क्स, 75% ऑफ द फाइनल असेसमेंट। वो कहता है कि हम जो छतर सिंह के केस में दिया गया है हम वो मानते हैं, परंतु ये जो केस है वो उससे अलग है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो 300 मार्क्स का जो है रिटन टेस्ट हो रहा है टोटल 400 मार्क्स में से, मतलब वो जो कैंडिडेट के अपॉइंटमेंट के अंदर एक मेजर पार्ट रखता है, 75% मार्क्स रखता है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था, आर टू बी एग्रीगेटेड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द अपॉइंटमेंट। इट इज़ नॉट ए केस ऑफ स्क्रूटनी। तो ये जो था वो सिर्फ स्क्रूटनी करने के लिए नहीं था। यहाँ पर आप पहले प्री एग्जाम से मेन एग्जाम के लिए ले जा रहे हो, ये सिर्फ स्क्रूटनी करने के लिए नहीं है। इसके जो टोटल जो मेरिट जो 400 में से बननी है उसका 75% 300 मार्क्स जो है वो इस पेपर से है, तो ये सिर्फ स्क्रूटनी नहीं था। इसलिए ये जो सारे जजमेंट जो सरकारी वकील ने दिए थे वो सारे के सारे वो रिजेक्ट कर देते हैं कि ये कैटेगरी वाइज करना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पे प्री एग्जाम के मार्क्स जो है वो काउंट हो रहे हैं। फिर आगे यहाँ पर जस्टिस जी लिखते हैं कि वेयर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग of the list of the meritorious candidate, inclusion in the open category must be necessarily depend upon the marks obtained in the written examination is irrespective of the category to which the candidate belongs to। और इसके बाद में जो फेमस जो लाइन थी वो लिखी गई थी कि an open या जनरल कैटेगरी इज ओपन टू ऑल एंड इज नॉट रिजर्व्ड ओनली फॉर द जनरल। जो ओपन कैटेगरी है या जो जनरल कैटेगरी है वो सभी के लिए खुली है, जनरल के लिए रिजर्व नहीं है, यहाँ पे लिखी जाती है। परंतु यहाँ पे एक मेन पॉइंट है कि इससे जो पहले लिखते हैं, ये लाइन क्यों लिखी गई, इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि वेयर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन द रिटन टेस्ट, जहाँ पे रिटन टेस्ट के अंदर जो कैंडिडेट के जो मार्क्स आ रहे हैं आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ द मेरिटोरियस कैंडिडेट। जो मेरिटोरियस कैंडिडेट की जो आप लिस्ट बना रहे हो उसके अंदर रिटन टेस्ट के अंदर जो मार्क्स आए कैंडिडेट के वो वहाँ पर ऐड हो रहे हैं। तो जो मेरिटोरियस कैंडिडेट की लिस्ट बनाने में है तो ओपन कैटेगरी मस्ट बी नेसेसरली डिपेंड अपॉन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो मेरिटोरियस कैंडिडेट की जो लिस्ट बन रही है उसके अंदर रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स काउंट हो रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी। उन कैटेगरी का वहाँ पे कोई मैटर नहीं है।
तो इसलिए वो कहा गया था कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी सबके लिए खुली होनी चाहिए, जनरल की रिजर्व नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद में बोलता है कि अगर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के मार्क्स अगर जनरल से ऊपर आए हैं तो आप उसको जनरल में काउंट कीजिए, उसको अपनी कैटेगरी में मत रखिए। इसके बाद में जस्टिस जी लिखते हैं, इफ ए रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट इवन थ्रो ही हैज ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन, अब जो ना जो पहले वाली जो कहानी थी वो सारी उन चीज़ों को रिजेक्ट की गई थी। अब इसके पक्ष में जस्टिस जी कहेंगे कि इसके पक्ष में क्यों ये जजमेंट दे रहे हैं। इफ ए रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट इवन थ्रो ही हैज ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन द कट ऑफ of the general category is excluded and outsited from the process of selection at the stage merely for the reason that he belonged to reserve category is a violation of article 14 and 16 of the constitution of India। तो ये बोलता है कि रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट जिसके मार्क्स जनरल से ऊपर आए हैं, अगर उसको आप बाहर कर दो सिर्फ इसलिए कि वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ये आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन होगा। इसके बाद में जस्टिस जी एक केस का रेफरेंस देते हैं, जानकी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके रेफरेंस में कहा जाता है कि आइडिया ऑफ रिजर्वेशन इज दैट ए लेस मेरिटोरियस कैंडिडेट इज टू बी प्रेफर्ड टू अनदर हु इज मोर मेरिटोरियस। तो रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि एक लेस मेरिटोरियस कैंडिडेट है उसको प्रेफरेंस देनी है, किसकी बजाय प्रेफरेंस देनी है, एक मोर मेरिटोरियस कैंडिडेट के। रिजर्वेशन मतलब तो यही होता है ना कि जिसके कम मार्क्स आए हैं, लेस मेरिटोरियस है, और जिसकी ज़्यादा मेरिट है उससे ज़्यादा उसको प्रेफरेंस दी जाए क्योंकि वो रिजर्व कैटेगरी से है। रिजर्वेशन का यही मतलब है, ये कहने जस्टिस जी। फिर डज नॉट मीन दैट ए कैंडिडेट बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी इवन इफ मोर मेरिटोरियस देन ए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैज़ टू रिमेन हिज ओवन कैटेगरी एज डेट वुड बी ए रिजल्ट इन डिस्क्रिमिनेशन। तो एक रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट जिसके मार्क्स जनरल से ज़्यादा आए हैं, अगर आप उसको अपनी कैटेगरी में ही रख दोगे तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन होगा, एक भेदभाव होगा। इसके बाद में जस्टिस जी एग्जाम्पल देते हैं, एक इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस जजमेंट का हवाला देते हैं। इस जजमेंट में कहा गया था कि वेयर ए रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट स्कोर इक्वल या हायर मार्क्स ही कैन नॉट बी डिनाइड इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट। अगर एक रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है, उसके मार्क्स अगर जनरल से ज़्यादा है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। किससे डिनाई नहीं कर सकते? इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट से। आपको उसको इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट देना है अगर उसके मार्क्स अगर जनरल से ज़्यादा है तो। मेरली ऑन द बेसिस डैट ही बिलोंग टू ए रिजर्व कैटेगरी, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है। सच ए क्वालिफिकेशन इज नॉट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन। तो ये रिजर्वेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं था कि एक रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट जिसके मार्क्स जनरल से ऊपर आए हैं आप उसको ना प्रेफरेंस दो सिर्फ इसलिए कि वो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है। तो ये दिस इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिजर्वेशन, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये असंवैधानिक है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहता है कि वही चीज़ की टॉपर जनरल में जाएंगे, बाकी अपनी कैटेगरी में जाएंगे। ये ऐसा आप जो मेरिट लिस्ट आप दोबारा से बनाइए, इसको इस टाइप से बनाइए। इसके बाद में ये देने के बाद में सुप्रीम कोर्ट स्पेशली ये लिखने के बाद में कि आप ऐसे ऐसे कट ऑफ बनाइए, इसके बाद में एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट लिखता है कि ओवर ऑब्जर्वेशन आर रिलेटेड टू द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द काइंड अंडर कंसिडरेशन, कि आवर ऑब्जर्वेशन अबो आर रिलेटेड टू द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द काइंड अंडर कंसिडरेशन। जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, मतलब हम जो बता रहे हैं कि टॉपर जनरल में जाएंगे, बाकी अपनी कैटेगरी में पहले फेज के लिए, सेकंड पेपर के लिए, वो सिर्फ इस केस के लिए है। जो हमारे पास जो केस है वो सिर्फ इसके लिए, जनरल नहीं है। तो ये यहाँ पर कहते हैं। इसके बाद में जजमेंट की बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया था। तो सुप्रीम कोर्ट जो डिवीजन बेंच का जो डिसीजन था उसको अपहेल्ड कर देते। वो कहते कि जो डिवीजन बेंच का जजमेंट था वो सही था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक पॉइंट लिखता है कि नॉट टू डिस्क्लोज एम्प्लॉय। एक्चुअलिटी में हुआ क्या था कि जब ये केस डिवीजन बेंच के अंदर चला था तब कैंडिडेट का सिर्फ पहला पेपर हुआ था, टाइपिंग टेस्ट चल रहे थे, तो वहाँ पर कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। परंतु जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला तो वहाँ पे कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो चुकी थी। अब कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं, अगर आप प्री के रिजल्ट को दोबारा से बनाओगे
तो वहाँ पे कुछ कैंडिडेट बाहर हो सकते हैं। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो एम्प्लॉय जो जॉब कर रहे हैं आप उनको नहीं हटाओगे किसी को भी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जॉब बचा ली थी। और हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसी को अपहेल्ड कर दिया था, उसी को सही कह दिया था। अब यहाँ पे डिवीजन बेंच का डिसीजन क्या था वो हमें देखना पड़ेगा। तो डिवीजन बेंच पहले तो वही चीज़ बोलता है कि टॉपर जनरल में चले जाएंगे, बाकी अपनी कैटेगरी में प्री एग्जाम के बाद में भी। और फिर आफ्टर ड्रॉइंग द ओपन या जनरल कैंडिडेट लिस्ट, द लिस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव रिजर्व कैटेगरी टू बी ड्रॉन, वही आप लिस्ट बना लीजिए। फिर बोल रहा है कि अब अगली वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ एज ए रिजल्ट ऑफ अफोर्डेबल एक्सरसाइज इफ petitioner accommodated either in the open या जनरल या रिजर्व कैटेगरी, देन उनका टाइपिंग टेस्ट करा लीजिए। मतलब आप ये सब सारी लिस्ट बनाने के बाद में अगर पैटिशनर उस लिस्ट में आते हैं, ओपन में आ जाए चाहे रिजर्व में आ जाए, तो आप उनका टाइपिंग टेस्ट करा दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि अगर सारे टॉपर जनरल में चले जाएंगे, बाकी अपनी कैटेगरी में जाएंगे, तो पूरा का पूरा सिस्टम दोबारा से बन गया था, पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ पैटिशनर को अलाउड किया था, ऐसा नहीं कि पूरी पूरी लिस्ट बना के भी सभी की सभी कैंडिडेट आ जाओ, पूरा का पूरा प्रोसेस दोबारा करते। दोबारा प्रोसेस कुछ नहीं हुआ, बस लिस्ट दोबारा से बनी, और जो पैटिशनर जो इसके अंदर आए सिर्फ उनका ही टाइपिंग टेस्ट हुआ। जो कैंडिडेट लग चुके थे उनकी जॉब को कोई खतरा नहीं हुआ। और यहाँ पर जो कैंडिडेट जो मेरिट के अंदर आए थे लिस्ट बनने के बाद में, वो एग्जैक्टली 72 थे। तो 72 जो कैंडिडेट थे उनका दोबारा से प्रोसेस हुआ था, जो लग चुके थे उनका कुछ भी नहीं हुआ। फिर बाद में हाई कोर्ट तो ये भी कहता है कि जो लेस मेरिटोरियस है, अगर वो कट ऑफ में नहीं आते हैं तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाए, बट वो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बचा लिया था। तो ये इसका केस था। अब इसके मेन कंक्लूजन पे आते हैं, इसमें कि मेन कंक्लूजन क्या हुआ इस चीज़ का। पहली चीज़ तो इसमें ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने सबकी जॉब सेव कर दी, दोबारा से प्री की लिस्ट बनी, परंतु जो पैटिशनर मेरिट में आए सिर्फ उनका ही सेकंड स्टेज के लिए टाइपिंग टेस्ट हुआ, सबका यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। आपने जो न्यूज़पेपर में पढ़ा था वो सिर्फ आधा सच था। न्यूज़पेपर में लिखा गया ना कि जो जनरल कैटेगरी है वो सबके लिए ओपन है और वो जनरल के लिए रिजर्व नहीं है, वो आधा सच था। उससे पहले बताया गया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो प्री एग्ज़ाम हो रहा है उसके 300 मार्क्स का है, 400 में से 75%, वो मेन एग्जामिनेशन के अंदर काउंट होना है, इसलिए वो जनरलाइज नहीं किया गया। सेकेंडली, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी लिखा यहाँ पर कि हम ये जो प्रोसेस बता रहे हैं ये पर्टिकुलरली इसी केस के लिए है, जनरलाइज नहीं है। अच्छा, अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का जो परमिला का जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, ये उसके ऊपर लागू नहीं होता। अगर इसका रेफरेंस वहाँ सुप्रीम कोर्ट में दिया जाए कि सर ये जजमेंट आया था, तो इस जजमेंट के अंदर जो छतर सिंह केस था उसको अपील किया गया, ये कहा गया कि वो सही है, तो इसका उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। वही सिर्फ पैटिशन को मौका मिला, सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे दोबारा से नहीं हुआ। तो ये इसका केस था। इसका जो डिवीजन बेंच के अंदर जो केस था वो 72 पेजेस का था, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था वो 45 पेजेस का था। तो मैंने पिछले एक वीक से ये पूरे के पूरे पेजेस अच्छे से एक एक लाइन टू लाइन पढ़ा, इनको समझा और अच्छे से समराइज़ किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियो की तैयारी करने के लिए। तो आपका इस केस के ऊपर क्या विचार है, आपको क्या लगता है, वो आप कमेंट में बताइए। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप बताइए, हम उसके हिसाब से देखते हैं। इसके जो जजमेंट है, जो डिवीज़न बेंच का, सुप्रीम कोर्ट का, और जो ये 72 कैंडिडेट की लिस्ट आई थी, वो मैं एक टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की साइट से भी कर सकते हैं। तो ये मेरा इसके ऊपर विचार था। मैं खुद जो है वो एक IIT खड़गपुर से पास आउट हूँ, और मेरा सिर्फ टारगेट यहाँ पर आपको सिर्फ इस केस के बारे में समझाना था। मैं हरियाणा में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, और मेरा किसी कैटेगरी को लेकर इंटरटेन करने का कोई टारगेट नहीं था, क्योंकि कैंडिडेट बाद में बोलने लग जाते हैं ना कि ये वो कैटेगरी फलाना ढिमका, तो उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आप थोड़ा सा केस के बैकग्राउंड को भी समझें,
कोई कोई कुछ भी कहे तो उसको हमेशा सच ना माने, अपने हिसाब से भी उन चीज़ों को देख लें। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।